सभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये जो हमारा संसदीय सफर रहा है पिछले 7 दशकों का, उसके ऊपर जो इस सदन में चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने का मौका दिया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार भारत की जो संवैधानिक सभा है उसकी बैठक यही इसी सेंट्रल हॉल में हुई थी, पर उसका एक परिप्रेक्ष्य था। अगस्त 1945 में दूसरे महायुद्ध की समाप्ति हुई। पहली बार जो परमाणु शक्ति है उसका उपयोग किया गया और लाखों लोग पूरी दुनिया में 1939 से लेकर 1945 तक मारे गए। और उस परिप्रेक्ष्य में जब भारत के आजादी का संग्राम चल रहा था, इस संविधान सभा की बैठक हुई। पर वो जो संघर्ष था जिसने उस संवैधानिक सभा को जन्म दिया, वो संघर्ष 90 वर्ष पहले शुरू हुआ था। 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई हुई और उसके बाद अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने यह तय किया कि जो भारत की बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने अपने हाथ में ले ली, तो एक संघर्ष का दौर शुरू हुआ। और वर्ष 1885 से जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है वो लगभग कांग्रेस पार्टी के इतिहास के साथ समानांतर चला। निर्णायक मोड़ 1920 में आया, पहला महायुद्ध समाप्त होने के बाद, जब महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौट के वापस आए थे 1915 में, उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और एक लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें लाखों भारतीयों ने अपनी कुर्बानी दी और जिस संग्राम का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। पर उस आजादी के साथ साथ एक आपदा भी आई कि धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हो गया। और जब 14 अगस्त 1947 को यह संविधान सभा दोबारा से उसी सेंट्रल हॉल में मिली जहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो भाषण दिया था, इंडिया स्ट्राइव्स विद डेस्टिनी, तो भारत के संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने ये बात तय की कि एक धर्म के आधार पर विभाजन के बावजूद जिस भारत का वो निर्माण करेंगे, उस भारत में चाहे किसी मजहब से, चाहे किसी जात से, चाहे किसी संप्रदाय से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और वो जो मूल भावना थी, उस मूल भावना को उन्होंने भारत के संविधान में पिरोया। शायद जो शब्द पंथ निरपेक्ष 42वें संसदीय संशोधन में से 1976 में भारत के संविधान में जोड़ा गया, पर जो उसका मूलभूत ख्याल था, वो मूलभूत ख्याल जब उस संविधान को ढाला गया, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन बनाया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में उस ख्याल को बहुत केंद्रीय तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। और जब हम संविधान की चर्चा करते हैं सभापति महोदय, तो बहुत सी धाराओं की चर्चा करते हैं, पर कई धाराएं ऐसी हैं जिन्होंने मूलभूत रूप से इस मुल्क का सुधार किया, वो बुनियाद रखी, और मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में धारा 17 को शामिल किया और उन्होंने क्या कहा कि जो सदियों से चली आ रही ये कुरीति है छुआछूत की, इसको संवैधानिक तौर से हम समाप्त करेंगे। उन्होंने धारा 18 को शामिल किया। धारा 18 ने क्या कहा कि ये जो राजाओं महाराजाओं की परंपरा है इसको हम समाप्त करते हैं।
धारा 23 को उसमें इनकॉर्पोरेट किया, जिसने कहा कि ये जो बेगार है, जो लोगों से जबरदस्ती काम कराया जाता है, उस बेगार को हम समाप्त करते हैं। मैं इन धाराओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो सामाजिक असमानता है, जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो आज भी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे पहले अगर किसी ने संवैधानिक तौर के उसको समाप्त करने की कोशिश की तो वो भारत के संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अनेकों ऐसे लोग जिन्होंने उस संवैधानिक सभा में बैठकर अपने विवेक से ऐसे संविधान की संरचना की जिसने सबको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की। उसके बाद जो सफर शुरू हुआ 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इस सदन ने बनाया। उसके बाद आपके जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है कि सब लोगों को बैंकों का फायदा मिल सके, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। 1971 में जो राजा महाराजाओं की बची कुछ ही संपत्ति थी, जो प्रिवी पर्सेस थे, उसको समाप्त किया गया। उसके बाद जो शायद सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम इस सदन ने मरहूम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लिया कि भारत के युवाओं पर उन्होंने भरोसा किया और जो मतदान की आयु सीमा थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 1993 और 94 में ये जो हमारी संसदीय प्रणाली है, हमारा लोकतंत्र है, उसको और ब्रॉड बेस्ड बनाने के लिए जो पंचायती राज से जुड़े हुए प्रावधान है वो भारत के संविधान में जोड़े गए। जहां पे पहले एक समय भारत का जो लोकतंत्र था वो 543 जो लोकसभा में सदस्य बैठते थे, 250 सदस्य राज्यसभा में बैठते थे और जो विधानसभाओं और विधान परिषदों में चुन के आते थे उन तक सीमित रह जाता था। संवैधानिक तौर पे ये सुनिश्चित किया गया कि लाखों लाख लोग जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें चुन के आए और उससे जो भारत का लोकतंत्र है उसको मजबूत किया गया। 2004 में आरटीआई का कानून, 2005 में आरटीआई का कानून, 2006 में मनरेगा का कानून, 2009 में निःशुल्क शिक्षा का कानून, 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे कई क्रांतिकारी कदम इस सदन में उठाए गए और मुझे इसके कहने में गर्व है कि कई इन सब जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए उन सब में अधिकतर तौर पर सर्वसम्मति से इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया। ये भारत की जो लोकतंत्र है उसकी सही जो क्षमता है, जो सही उसकी शक्ति है, उसको दर्शाती है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सभापति महोदय 2-3 बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सुप्रिया सुले जी ने भी उन बातों का जिक्र किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1952 से लेकर 1971 तक भारत की संसद लगभग 120 से लेकर 130 दिन साल में मिला करती थी। 1971 से लेकर वो जो समय है वो कम होता गया और ये लगभग घटकर 2014 तक लगभग 80 से 85 दिन तक रह गया और 2014 के बाद वो और घटकर 45 से 50 दिन तक रह गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे इस सदन ने कानून पारित किया था कि किसी भी मंत्रिमंडल में 10% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे, हमें एक कानून पारित करना चाहिए कि भारत की संसद लगभग 120 से 130 दिन हर वर्ष मिलेगी और ये अधिक जरूरी है हमारी विधानसभाओं के लिए। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो साल में 1 हफ्ते के लिए मिलती हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? और इसलिए ये प्रावधान करना जरूरी है कि जो बड़े राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 100 दिन तक मिले, जो छोटे राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 75 दिन तक मिले। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से इस सदन में कानून पारित हुआ जिसको हम 10th शेड्यूल कहते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। शायद समय आ गया है कि उस एंटी डिफेक्शन लॉ
को भी दोबारा से हम अपने संज्ञान में ले, क्योंकि जो उसका मूलभूत उद्देश्य था, उसका मूलभूत उद्देश्य वो पूरा करने में असफल रहा है। जो पिछले कुछ वर्ष की घटनाएं हैं वो उसको बहुत साफ तौर पे प्रमाणित करती हैं। पर जो हमारी संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र है उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि सदन में जो सत्ता का दल है, सत्तारूढ़ दल है, उसका अपना एक स्थान है। ये सदन जरूर जो विधेयक सत्तारूढ़ दल लेके आता है उसको पारित करने में के लिए बना है, पर इसके साथ साथ इस सदन में विपक्ष का भी एक स्थान है। जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो इस देश के मुद्दे हैं, जो शायद जो भी सत्ता पक्ष में बैठा हो, हम भी वहां बैठते थे, आज ये बैठते हैं, कल घटनाक्रम क्या रहेगा, कभी कभी उनके अनुकूल नहीं होते। पर संसदीय प्रणाली हमारी तब मजबूत होगी अगर वो जो सत्तारूढ़ दल के लिए भी चीजें अनकंफर्टेबल हो, वो भी पूरी तरह से इस सदन में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सितंबर 2020 से इस सदन में चीन के ऊपर एक बारी भी चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे सामने सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है। आखिर में मैं बस एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ये सब 70 साल में संभव इसलिए हो पाया क्योंकि जो संविधान के असूल थे, संविधान की बुनियाद थी, जो उसकी मूल भावना थी, उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहे। और जो संविधान निर्माताओं का ख्याल था, हमने उसके ऊपर पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश की। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश में ये बहस बंद होनी चाहिए कि भारत का जो संविधान है उसकी जगह हम कोई और संविधान लेके आएंगे। इस चर्चा से भारत नकारात्मक रास्ते पर चलता है और भारत का जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।